नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BSTV एक्सेट्रिक पर। आज हम बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण का जो मुद्दा सबसे ज्यादा अभी लगभग जो चल रहा है वो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। आरक्षण पर हम चर्चा करेंगे कि आरक्षण कैसे कैसे मिलता है, किन किन समुदायों को मिलता है और कितने प्रतिशत मिलता है। फिर बात करेंगे कि किन लोगों का, कौन लोग आरक्षण का जो हक है वो मार रहे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ किसी समुदाय को नहीं लेने दे रहे हैं। इस विषय पर आज हम देखेंगे कि आरक्षण कैसे लगता है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। एससी समुदाय के, ओबीसी समुदाय के, ईडब्ल्यूएस जो अभी लगभग लागू हुआ है, हर आरक्षण का जो भी लिमिट रखी गई है उस पर हम सब चर्चा करेंगे। सीटें कैसी बांटी जाती हैं, तो शुरू करते हैं। आज की जो चर्चा है उसे हम लेकर आए हैं आरक्षण पर। एक विशेष कंडीशन है कि आरक्षण किन लोगों को मिलता है, कौन से समुदायों के लोग हैं जिन्हें हम आरक्षण देते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बंटता है वो देखते हैं। जैसे जब भी कोई एक भर्ती आती है उस भर्ती के में क्या होता है, कुल पद यानी कुल वैकेंसी निकलती है कि कुल पदों की संख्या कितनी है। जैसे अगर हमने कहा कि कुल पदों कितने भी पद निकले वो अपने आप में होंगे 100%। कितने होंगे अपने आप में कि 100% होंगे। अब बात करेंगे जब 100% हैं इनमें, हाँ अब एक चीज और है कि जो कुल पद आए इन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं, तो इन्हें हम बांटते हैं 2 भागों में। एक कह देते हैं कि पहला भाग हमारा जो है वो आरक्षित है, वो आरक्षित है, और दूसरा भाग को हम कह देते हैं अनारक्षित। दूसरा भाग को हम कह देते हैं अनारक्षित। ठीक है, जैसे इसे कहें तो रिजर्व, इसे कहें तो अनरिजर्व्ड। जैसे इसे कह देते हैं यूआर। क्या कह देते हैं? यूआर। ठीक है, अनरिजर्व्ड। आरक्षित को इन्होंने क्या काम किया, आरक्षित को अलग अलग भागों में बांट दिया। आरक्षित को, आरक्षित लगभग होता है 50% और अनारक्षित की सीटें भी कितनी होती है 50%। जी कह देते हैं कि 50% आरक्षित वर्ग में डाल दिया गया और 50% अनारक्षित वर्ग में डाल दिया गया। ठीक है, अब आरक्षित की अगर हम बात करें तो आरक्षित को इन्होंने काम क्या किया कि जो कुछ समुदाय हैं, जो समुदाय हैं उन समुदायों को अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रतिशत में, भाग में दे दिया है। तो आरक्षित की श्रेणी में सबसे पहले आती है एससी समुदाय के लोग। एससी अनुसूचित जाति के लोग आते हैं, एससी समुदाय के लोग। इन्हें दिया गया 21%। ये कहा गया कि 21% जो भागीदारी रहेगी कुल पदों में वो किसकी रहेगी, एससी समुदाय के लोगों की रहेगी। फिर कहा गया कि ओबीसी जो समुदाय के लोग हैं उनकी जो भागीदारी रहेगी वो 27% रहेगी, 27% रहेगी। और जो एक एसटी समुदाय और होता है, एसटी जो समुदाय के लोग होंगे उनकी भागीदारी कितनी रहेगी, 2% रहेगी। ऐसे करके जब बट जाता है तो 50% हमारा लगभग आरक्षित श्रेणी हो जाते हैं कि कुल पदों में से 50% पद पहले से ही क्या कर दिए गए, आरक्षित कर दिए गए। जैसे मान लो अगर 100 वैकेंसी आई, 100 में 50 आरक्षित है, रिजर्व हैं, और 50 जो हमारी रहेंगी जी कैसी रहेंगी, जी अनरिजर्व रहेंगी। ठीक है, देखो अब जो लोग भ्रम फैलाते हैं वो भ्रम फैलाते हैं अनारक्षित सीटों पर। जो अनारक्षित सीटें होती हैं हमारी, जो अनारक्षित सीटें होती हैं इन पर लोग भ्रम फैलाते हैं कि जो अनारक्षित सीटें होती हैं जो किसकी होती हैं, जनरल की होती हैं। जनरल की यानी जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं इनकी होती हैं। लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है। अनारक्षित का मतलब होता है अनरिजर्व है, इनमें कोई भी भाग ले सकता है, इनमें कोई भी भाग ले सकता है। कैसे कैसे ले सकता है वो देखो। जैसे मानो कि सबसे पहले जनरल है, ठीक है, जनरल का कैंडिडेट, फिर एससी का कैंडिडेट, फिर जितने भी हैं एससी, ओबीसी, एसटी, कोई भी सही, हर एक किस में जा सकता है, अनारक्षित श्रेणी में जा सकता है। कब? जब इसकी जो एक लिमिट रखी गई है, इसकी एक लिमिट है, एक लिमिट है, उस लिमिट को पाना होगा। जो भी व्यक्ति अनारक्षित श्रेणी में जाना चाहता है, आरक्षित वर्ग का, आरक्षित वर्ग का जो भी व्यक्ति अनारक्षित श्रेणी में जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को जो अनारक्षित श्रेणी का दायरा है उस दायरे में
रहना होगा, पहुंचना होगा। सबसे पहली बात यह है कि उस दायरे में उन्हें पहुंचना होगा, तब वो गिने जाएंगे अनारक्षित श्रेणी में होते हैं। दूसरी बात एक और है, जितने भी आरक्षित वर्ग के समुदाय हैं, इनके पास एक मौका होता है, इनके पास एक मौका होता है कि ये लोग क्या काम करें, यूआर में फॉर्म भरें, यूआर में फॉर्म भरें। यहाँ क्या होगा, जाति प्रमाण पत्र जो बनता है, जाति प्रमाण पत्र जो बनता है, जाति प्रमाण पत्र जो बनता है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। सीधी सीधी फॉर्म भर दो कि जब पता है कि हमें, सीधी बात है, जब हम अनारक्षित श्रेणी की सीट ले सकते हैं तो हम इस सीट को अपनी जो आरक्षित वर्ग की, आरक्षित श्रेणी की जो सीट है उसे छोड़ करके हम किस में चले जाएं, अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में चले जाएं। जो हम सीट छोड़ेंगे अपने वर्ग में, वो हमारे ही समुदाय के हमारे भाई हमारी बहनों को मिल जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई अपने समाज हित की। ठीक, दूसरी बात, अब और बात करते हैं, आगे चलते हैं कि कौन किसका हक लेता है, कौन किसका हक लेता है। अब बात समझेंगे, अब बात समझेंगे कि कैसे कैसे हक हैं, जो कौन व्यक्ति है, कहाँ कहाँ कमी होती है, कौन लालच में पड़ जाता है, कौन छोड़ जाता है, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि हम आरक्षित वर्ग को ही देख लेते हैं कि आरक्षित वर्ग या आरक्षित श्रेणी, आरक्षित श्रेणी। ठीक है, आरक्षित श्रेणी में जो आते हैं हमारे एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय, एसटी समुदाय, और अब एक आ गया ईडब्ल्यूएस समुदाय। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो कहने के लिए होता है, जनरल वालों के लिए होता है, जनरल वाले जो कैसे होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, इन लोगों के लिए कौन सा एक बनाया गया, ईडब्ल्यूएस बनाया गया 10% है। ठीक है, अब बात करें कि अब मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और वो एससी समुदाय से हैं, ओबीसी समुदाय से हैं। ठीक है, मान के चलो एससी समुदाय से हैं, ओबीसी समुदाय से हैं, एसटी समुदाय से हैं या ईडब्ल्यूएस समुदाय से हैं। ठीक है, किसी भी समुदाय से सही। इनमें क्या होता है कि मान लो दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, दो भाई हैं, ये भाई भाई हैं। ठीक है, ये दो भाई हैं। ठीक है, ए को क्या हुआ, ये गवर्नमेंट जॉब मिल गई, इसे क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब मिली। बी को क्या होता है, बी क्या है, बी आज भी क्या है, मजदूर है, बी क्या है, मजदूर है। ठीक है, ए को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, भले ही किसी भी विभाग में मिली, कोई भी बन गया, मान लो पुलिस में सिपाही बन गया, स्कूल में शिक्षक बन गया, कुछ भी सही। ए दो भाई हैं, ए और बी, इनमें से एक भाई को क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ठीक है, अब इनके क्या है, बच्चे, इनके क्या है, बच्चे। ठीक है, इसके बच्चे हम मान लेते हैं कि इनके दो बच्चे पी और क्यू। ठीक है, मजदूर के भी दो बच्चे हैं, इनके भी हम दो बच्चे मान लेते हैं, इनके भी दो बच्चे मान लेते हैं कि एक्स और वाई। ठीक है, ये बात हो गई कि दो बच्चे ए के हो गए, दो बच्चे बी के हो गए। बी कहाँ, बी आज भी कहाँ पर है, मजदूरी करता है, बी आज भी कहाँ मजदूरी कर रहा है। दो भाई हैं, सगे सगे भाई हैं। ठीक है, ए क्या काम करता है, ए मेहनत पढ़ाई करता है अपने और गवर्नमेंट जॉब उसे मिल जाती, किसका लाभ लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के, किसका लाभ लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के। अब एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, ये अपने बच्चे को कैसी शिक्षा देगा या किस रूप में मजबूत हो गया। तो अगर हम कह सकते हैं जब गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आर्थिक रूप से ये कैसा होगा, मजबूत होगा। लेकिन बी व्यक्ति जो होगा, इसी का भाई, वो आर्थिक रूप से कैसा होगा, कमजोर होगा, आर्थिक रूप से कैसा होगा, कमजोर होगा। अब बात आती, जब ये एक भाई सक्षम है, ये कैसा हो गया, इसे कह सकते हैं ये सक्षम हो गया, लेकिन ये सक्षम नहीं हुआ। ये अपने बच्चे को जो शिक्षा दिलाएगा, जो शिक्षा दिलाएगा, वो एक नंबर की शिक्षा दिलाएगा, VIP शिक्षा। ठीक है, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छी शिक्षा दिला सकता है। क्यों, क्योंकि यह व्यक्ति किसके रूप में हो गया, आर्थिक रूप में
हो गया। अब बात करते हैं बी के बच्चों की। बी के बच्चों, अब बी के बच्चे कैसी शिक्षा पाएंगे? ये तो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, ये तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काबिल बनेगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गए। अब बात करते हैं बी की, तो बी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? बी के बच्चों को शिक्षा वही रहेगी नॉर्मल, जो इनका जो भाई शिक्षा लेकर के आए जब जिस टाइम, वो शिक्षा लगभग इनके मजदूर के जो बच्चे रहेंगे वो पढ़ेंगे, लगभग हम कह सकते हैं नॉर्मल शिक्षा। तो नॉर्मल एजुकेशन जब पाएंगे बच्चे, तो अब एक बात बताओ, जो इन चारों समुदाय हैं, जो चारों लोग हैं, जो SC OBC ST या EWS की भी बात करें, तो इन चारों की बात करते हैं कि इन चारों से ही मिला के चलते हैं कि इन चारों को उदाहरण लेके चलते हैं कि SC वर्ग के 2 भाई हैं, या OBC वर्ग के जो 2 भाई हैं, या ST वर्ग के 2 भाई हैं, या EWS वर्ग के 2 भाई हैं। इनमें क्या करता है, एक भाई जॉब पा लेता है, एक भाई वहीं पर रहता है जहां पर उसकी फैमिली रहती है, यानी मजदूर मजदूर कह लो, ठीक है, या खेती वगैरह करता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हुई, वो तो अपने बच्चों को सक्षम बनाता है, अच्छी पढ़ाई दिलाता है। अब बात आती है कि अब आरक्षण किन्हें चाहिए? अब अगर आप सब सोचो कि आरक्षण किन्हें मिलना चाहिए, ए के बच्चों को या बी के बच्चों को, अगर अपने दिल से अगर सोचोगे, अगर अपने मन से सोचोगे, अगर अपने सद्विचार सदकर्म या अपने मनोभाव से अगर बात करोगे, तो एक ही आवाज निकल के आएगी कि जो आरक्षण का लाभ है वो किसे मिलना चाहिए? बी के बच्चों को लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, बी के बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो व्यक्ति कैसा हो गया, जॉब पा गया, पैसे आएंगे तो बच्चे कैसे होंगे? सक्षम होंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि यही ए के बच्चे जो हैं, जो सक्षम होता है, अच्छी पढ़ाई करता है, फिर भी किस में फॉर्म डालते हैं? SC वर्ग का है तो SC में, OBC वर्ग का है तो OBC में, ST वर्ग का है तो ST में, और EWS का जो है व्यक्ति वो EWS में। लेकिन अब बात आती है कि बी के जो बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, वो भी फिर इसी में डालते हैं। वो भी किस में डालेंगे? ये तो अपने भाई इसी वर्ग में डालेंगे, नॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, और इन्हें मिलना भी चाहिए। अब आरक्षण हमारी तरह हम अगर बात करें तो इन्हें ही मिलना चाहिए, इनका यहाँ पर आकर के खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आकर के इनका जो है वो समाप्त कर देना चाहिए कि इनके बच्चों को अब नहीं मिलेगा, इनके बच्चों को अब मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आटा है, आटा, तो आटा को हम किसके माध्यम से, एकदम जैसे जब गेहूं को हम पिसा करके लाते हैं चक्की पे से, तो जो आटा बनता है, आटा को हम सीधा सीधा ला करके एकदम से नहीं रख लेते हैं, नहीं मार लेते हैं। ठीक है, एकदम से उससे रोटी थोड़ी ना बना लेते हैं। क्या काम करते हैं? पहले चलनी से छांटते हैं, फिर क्या काम करते हैं, उससे जो उसका जो लगभग मोटा मोटा होता है वो क्या काम करते हैं, अलग निकाल देते हैं, जिसे हम भूसी कहते हैं, वो अलग अलग निकाल देते हैं, और जो आटा रह जाता है उसे फिर हम उसकी हम रोटी बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस समय छटनी करें, एक तरह से एक काम करो, चलनी का काम करो, कि अगर हम चलनी का काम करें और हम क्या काम करें कि इनमें से भी हम छटनी लगाएं कि जिन लोगों को मिल गया उन्हें हटा दिया जाए, उनके ही भाई बंधु को, उनके ही भाई जो अभी भी आज भी अगर देखा जाए जो मजदूर वर्ग से संबंध रखते हैं, उन्हें क्या काम किया जाए, उनके बच्चों को आरक्षण दे दिया जाए, जिससे कि उनकी जो सीटें हैं वो निश्चित रहेंगी, और जिनके बच्चे अच्छे शिक्षा ले चुके, अच्छी एजुकेशन ले चुके, इन लोगों को कहा जाए कि ये लोग किस समय फॉर्म भरें, UR में फॉर्म भरें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो सीट निश्चित है, जो 21%, 27% जो सीटें हैं, 2% जो सीटें हैं, वो सीटें किनके मिलेंगी? इनके ही समुदाय के, इनके ही भाई, इनके ही बहन को वो सीटें आरक्षित हो जाएंगी, वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब यही काम करते हैं कि जेई अपने अपने का काम करते हैं, जेई फॉर्म भरते हैं अपने, उसमें नंबर कम आते हैं, वो सीट फिर इन्हें दे दी जाती है। अब जो नंबर ऊपर रहेगा वो दे दी जाती है, इनसे कम नंबर और उसे उनके रहते हैं, तो जे छोड़ना नहीं चाहते हैं। समस्या एक यहाँ पर आ जाती है। एक तो बात हो गई जे तो हमने कह दिया SC OBC ST, जे सबकी बात कही, EWS की भी बात की, या कोई भी सही, चाहे EWS से सही, चाहे SC से सही, चाहे OBC से सही, किसी भी उससे सही, क्या काम करें, एक बार जिन्हें मिल जाए
उनके बच्चों को ना दे करके उनके ही परिवार के अन्य बच्चों को दिया जाए जिनके परिवार में अभी तक वो लाभ नहीं ले पाए हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं छनन का सिद्धांत लगा दो, छनन का सिद्धांत लगाओ, छटनी का सिद्धांत लगाओ, चलनी लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन उन्हें दूर करो, दूर करो। फिर बात आती है, फिर बात आती है कि जो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम देखते हैं कि एक भर्ती में कई सारे पेपर होते हैं, एक भर्ती में कई सारे पेपर होते हैं, उन पेपरों के बारे में हमें पता करना होता है कि कैसे क्या होगा, पहले पेपर में कितनी जाएगी, दूसरे में क्या जाएगी। जैसे अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती की, हम बात करें शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती के लिए 2 चरण इन्होंने करे कि एक होता है यूपी टेट और फिर एक रखा इन्होंने सुपर टेट, जैसे कह दिया ATRE। ठीक है, सुपर टेट जैसे नाम दे दिया, एक यूपी टेट दे दिया। ठीक है, दोनों ही पेपर कुल अंक रखे गए 150 अंक के। ये भी कितने का रखा गया, 150 अंक के। ये जो है, जो यूपी टेट पास व्यक्ति होगा वो किस में जाएगा, सुपर टेट में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, सुपर टेट में जाएगा। अब बात आती कि यूपी टेट की बात करें। अब यूपी टेट में भी वही कंडीशन लगा दी इन्होंने कि एक वर्ग कर दिया आरक्षित, एक वर्ग कर दिया अनारक्षित। ठीक है, अब जो आरक्षित वर्ग का बच्चा होगा वो 82 नंबर पे पास होगा। कितने नंबर पे, 82 नंबर पे पास होगा। और जो अनारक्षित का बच्चा होगा वो होगा 90 नंबर पे पास होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। ठीक, दूसरी बात ऐसे ही सुपर टेट में इन्होंने रखा, क्या एक रखा आरक्षित और एक रखा अनारक्षित। तो आरक्षित की अगर बात की जाए, इन्होंने कहा कि 90 पास होंगे, और अनारक्षित जो बच्चे थे उनकी कहा जे 97 पास होंगे। अब समस्या एक आती है कि कोई कैंडिडेट जो है, मान लो SC है, OBC है, ठीक है, या ST है या EWS है, मतलब जिन्हें जहां मिलता है, जिन्हें यूपी टेट में मिलता है फायदा, उनकी बात कर रहे हैं कि अगर कोई आरक्षित वर्ग के समुदाय का कोई बच्चा है और वो आरक्षित वर्ग की श्रेणी में पास होकर के फॉर्म डालता है सुपर टेट। ठीक है, यानी कि अगर वो जो कहता है कि 82 नंबर पाया, या हम कहें 89 नंबर पाया, 89 नंबर पाया, जो क्या हो गया, पास हो गया, पास हो गया। इसने क्या काम करा, सुपर टेट में नंबर भरा अपना, सुपर टेट में फॉर्म डाल दिया। अब सुपर टेट में नंबर पाया जो 96, कितने नंबर पाया, 96 नंबर लेकर आया। अब एक बात बताओ, अगर इसे एक बार लाभ मिल गया, इस बंदा को एक बार लाभ मिल गया, तो फिर यहाँ पर उसे लाभ क्यों दिया जाए, यहाँ पर उसे लाभ क्यों दिया जाए। दूसरी बात, ये नंबर की सीधी सीधी बात है कि अगर एक बार इस बंदा को 82 पे, जब 82 से लेके मान लो कि 89 तक अगर किसी के नंबर हैं, और वो यहाँ पर भी 90 से लेकर के 96 तक नंबर लेकर आता है, तो उस बंदा को पास क्यों माना जाए, पास क्यों माना जाए, क्योंकि ये एक बार तो लाभ ले चुका। अब एक बार ये लाभ ले चुका तो इसका फॉर्म किस में डालना चाहिए, कायदा से है इसे अपना फॉर्म अनारक्षित श्रेणी में डालना चाहिए, इसमें अनारक्षित, क्यों, एक बार ये ले चुका। अब कोई बंदा है वो यूपी टेट में मान लो 90 नंबर लेके आया, वो फिर किसी से भी संबंध हो, 90 से 90 प्लस 90 नंबर या 90 प्लस नंबर लेकर के आया, 90 या 90 प्लस नंबर है किसी के, वो भी पास है, पास तो ये भी है। अब ये बंदा है, ये चाहे आरक्षित का हो चाहे अनारक्षित का हो, इसका मन होगा वहां पर फॉर्म डाल दे, इसका मन हो वहां फॉर्म डाले, क्यों, इसने अभी तक कोई आरक्षण नहीं लिया, कोई आरक्षण, कोई लाभ नहीं लिया। अगर लाभ की बात करें तो कोई लाभ नहीं लिया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अब बात आई है फीस की, अब बात आई है फीस की। ठीक है, एक तो ये हो गई, फीस की बात करेंगे अभी। तो ये 90 हो गया। अब ये बंदा अगर आरक्षित वर्ग में डालता है तो इसका आरक्षित में पड़े, अनारक्षित में डालना चाहता है तो अनारक्षित में पड़े। ठीक है, अगर अनारक्षित, जैसे कैंडिडेट एक होता है जनरल, जनरल सामान्य वर्ग के व्यक्ति होता है, जैसे
अगर हम बात करें ट्रेन की, रेल रेल में सभी लोगों ने सफर किया होगा। रेल में दो प्रकार के डिब्बा होते हैं, एक आरक्षित और एक अनारक्षित। अगर आरक्षित कोई अगर अपना रिजर्वेशन करा लेता है तो वो कहता है कि जिस सीट मेरी है कि मेरी पक्की है, जिस सीट मेरी है इस पर मैं ही बैठकर सफर करूंगा, ठीक है, जहां भी जाऊंगा मैं ही बैठूंगा, मैंने इसके पैसे दिए हैं, ठीक। एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात, एक उसी ट्रेन में पीछे या आगे दो दो डिब्बे लगा दिए जाते हैं, वो उन पे लिख दिया जाता है अनारक्षित UR, यानी कि अनरिजर्व। अनारक्षित का मतलब है जो चाहे सो भरी जाए, जो चाहे सो भरी जाए, कोई भी व्यक्ति जाए और वो उस डिब्बे में घुस जाए, कोई फर्क नहीं है। जनरल का टिकट ले लो, मतलब अनारक्षित वर्ग के डिब्बे का, अनारक्षित श्रेणी के डिब्बे का टिकट ले लो और उस डिब्बे में चले जाओ। अब उस डिब्बे में भीड़ देखी होगी, जब भी सफर करोगे अनारक्षित श्रेणी के डिब्बे में तो भीड़ खूब देखी होगी कि जनरल डिब्बा है, जनरल डिब्बा कहते हैं उसे, लेकिन वो कायदा से जनरल डिब्बा नहीं होता है, वो अनारक्षित डिब्बा होता है। क्यों? अगर जनरल लिख दें, वो जनरल अगर डिब्बा कह दिया जाए कि जनरल है, सामान्य वर्ग का डिब्बा है, तो उसमें केवल सामान्य वर्ग के लोग जाएंगे, उसमें फिर और क्यों जाएंगे, आरक्षित वर्ग के क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ये है कि अनारक्षित का मतलब हो जाता है कि सभी लोगों के लिए खुली छूट है, जो चाहे सो घुसी जाए। ऐसे ही यहाँ पर होता है आरक्षण में भी। अगर बात की जाए तो बिल्कुल सेम है, चाहे ट्रेन का उदाहरण लेके देख लो, सबसे बढ़िया एक ही बात है कि रेल का उदाहरण लो। रेल में आरक्षित वर्ग का डिब्बा देखो और अनारक्षित वर्ग का डिब्बा देखो, अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा कि आरक्षण का क्या अंतर है, ठीक है। छोड़ना कोई किसी को नहीं चाहता है कि आरक्षित वर्ग को छोड़ दो। आरक्षित वर्ग का व्यक्ति हमेशा अपने ही कैटेगरी में फॉर्म भरेगा, अनारक्षित वर्ग की कैटेगरी में फॉर्म नहीं डालेगा। क्यों? क्यों? उसे ये डर रहता है कि अगर कहीं बाई चांस नंबर कम रह गए तो हमारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए अपनी श्रेणी में डालो। हमारा भाई बंधु, हमारा जो भी है वो भाड़ में जाए, भाई बहन हमारा है वो भाड़ में जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना जॉब चाहिए, ठीक है। ये चीजें ये भावना हो जाती, जबकि उसके चचा दाऊ के भाई, जैसा मैंने बताया, ए और बी, तो बी का जो बच्चा है और ए का जो बच्चा है उसकी एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। रहन सहन में, शिक्षा में, वातावरण में, हर एक चीज में बहुत अंतर होता है। एक तो ये बात होगी, ठीक है। अब बात करें कि अंतर क्या होता है। अब बात करें कि जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए एक लॉलीपॉप दी गई है EWS के नाम से, उसकी बात करेंगे कि उसमें और इनमें अंतर क्या होता है, वो बात करेंगे। बात करें SC, बात करें SC, OBC, SC, OBC और ST, ठीक है, एक हो गया। एक इधर डाल देते हैं EWS, एक इधर डाल देते हैं EWS, ठीक है। दोनों ही आरक्षण है, कोई इनमें नहीं है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आरक्षण है, दोनों ही आरक्षण है, ठीक है। अंतर क्या होता है, देखो यहाँ सबसे पहले फॉर्म पढ़ते हैं, फॉर्म आते हैं, फॉर्म पढ़ते हैं। इनमें क्या होता है, फीस यहाँ पर नहीं लगती है और यहाँ पर फीस जनरल वालों के समान लगती है, हमें देनी होती है, ठीक है। दूसरी बात करें, जो पहला पेपर होता है, जो पहला पेपर होता है, अगर हम, ठीक है, और फीस की बात हो गई, एक बात आती फिर एज की। एज, एज की यहाँ पर छूट मिलती है, ठीक है। यहाँ फीस नहीं लगती, वहां फीस लगती है। यहाँ पर एज की छूट क्या होती है, यहाँ एज की छूट मिलती है और यहाँ एज की छूट नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ एज कैसी रहेगी, जनरल वालों की समान रहेगी, ठीक। दो चीजें हो गई कि अगर मान लो इधर की बात की जाए तो इधर फीस में छूट इस समय मिल जाती है, यहाँ गलत हो गया, इस समय जो फीस होगी, इस समय फीस होगी, इस समय क्या होगी, छूट मिलेगी, ठीक है, छूट मिल जाएगी। और इस समय जो होगी वो छूट नहीं मिलेगी। एज, एज में इधर छूट मिलेगी, एज में उधर छूट नहीं मिलेगी, EWS की अगर बात करें। दूसरी बात, यहाँ का जो है, यहाँ जो EW आरक्षण मिलता है वो जात प्रमाण पत्र से, जात प्रमाण पत्र एक बार बन जाए, एक बार बन जाए जात प्रमाण पत्र, फिर लगभग हम ये कह सकते हो लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ये कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलता रहता है, ठीक है, क्योंकि वही जात है तो मिलता रहता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ आर्थिक प्रमाण पत्र ये कह सकते हैं,
आर्थिक प्रमाण पत्र होता कितना है, 1 वर्ष। 1 वर्ष अगर बात करें मार्च में कोई व्यक्ति बनवाता है तो वो फरवरी तक चलेगा। अगर फरवरी तक वैकेंसी आती है तो उसका मान्य होगा, नहीं तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए, इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर कहा जाएगा, सिंपल सी भाषा में समझा जाए, इस बच्चे के कच्चे तक फट जाते हैं भागते भागते, तब जाके कहीं आर्थिक प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र मिलता है वो बनता है। उसको बने या ना बने इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी फायदा कौन लेता है, तो जो आर्थिक रूप से ठीक ठाक व्यक्ति है, जो बनवा सकता है, वो ही इसका फायदा ले लेते हैं। नॉर्मल बच्चा इसका फायदा नहीं ले पाता है। ऐसे इसकी बात करें, अब एससी ओबीसी एसटी की बात की जाए तो हमने देखा कि जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलता रहता है, हमें मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बताई गई है, कुछ लोगों के लिए ये कह दिया जाता है, बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस भी तो है, लेकिन ईडब्ल्यूएस किस तरीके से बनता है, कितने दिनों के लिए रहता है, इस बात पर किसी ने आज तक चर्चा नहीं की होगी। फिर वो किसी भी संस्था से रहे हो, अगर किसी ने सुना होगा तो एक विकास दिव्य कीर्ति है, विकास दिव्य कीर्ति का आरक्षण के ऊपर बहुत लंबी उनकी वार्ता है। वो अपने अपने द्वारा बताई गई एक, उनके द्वारा बताई गई एक बात है कि आरक्षण ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में या एससी ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस और इन बाकी के जो आरक्षण है इनमें क्या अंतर है, क्या अंतर किन किन लोगों को मिल जाता है। तो कुल मिला के ये है कि वो एक बिजनेसमैन है, वो एक बिजनेसमैन है, एक संस्था चला रहा है अपनी। अगर वो किसी एक पक्ष को नीचे, किसी एक पक्ष को मान लो कम बताएं, एक पक्ष को बढ़ा दें, तो उनका क्या होगा, देखने वाले या जो वहां जो पढ़ने जाते होंगे वो उनकी संख्या में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो बिजनेसमैन ऐसा कभी नहीं करता है, वो उस पक्ष की बुराई कर देता है जिस पक्ष के लोग कम इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, या इधर की लाइन कम पकड़ते हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन हो या नेता हो, नेता आज के टाइम में अगर देखते होगे, आज के टाइम में देखते होगे कि जो आरक्षण भर्ती एक भर्ती हुई है अभी, और सबसे ज्यादा जो जो बात चल रही है वो 69,000 भर्ती की चल रही है। ठीक है, इस समय अगर देखा जाए तो राजनीति का तुष्टीकरण हो गया, राजनीति का तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, चाहे फिर वो पक्ष हो, चाहे पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो। ठीक है, दोनों लोगों ने बहुत फायदा उठा रहे हैं। ठीक, पक्ष के नेता हैं, उनमें एक दो नेता ऐसे हैं जो उस समुदाय का वोट लेना चाहते हैं तो उस समुदाय की बात करते हैं। विपक्ष के नेता तो खुल गए ही हैं कि उस समुदाय की बात करते हैं, एक पक्ष की बात करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या काम करना चाहिए, पहले तो पता करना चाहिए कि इसमें कमी क्या है, कमी क्यों हुई है, कमी किसके कारण हुई है, तो ये बात हो जाती है। ठीक है, 69,000 भर्ती हूँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि आरक्षण का अगर समझना है तो 69,000 भर्ती को देखते रहो, जो कोर्ट पे कोर्ट, केस पे केस, यानी कोर्ट कोर्ट हो रहा है, तारीख पे तारीख लग रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि जो राजनीति का भी तुष्टीकरण हुआ है, जो राजनीति का भी तुष्टीकरण हुआ है वो किसमें हुआ है, 69,000 भर्ती में हुआ है, 69,000 भर्ती में हुआ है। ठीक है, इसमें क्यों पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हो गए हैं, दोनों शामिल हो गए हैं। अब अगर बात करें तो 69,000 भर्ती में हुआ क्या, क्यों गड़बड़ हुई, क्या हुआ है, हुई है या नहीं हुई है, इस बात की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। इस बात की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है कि सरकार अपने तथ्यों को स्पष्ट रूप से, सरकार अपने तथ्यों को स्पष्ट रूप से सामने रखे कि किस वर्ग के कितने लोग लगे हैं, किस वर्ग के कितने लोग लगे हैं, कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है, कितने लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी बात है कि 69,000 भर्ती में सरकार को आगे आना चाहिए, और जो तुष्टीकरण हो रही है राजनीति की, जो राजनीति का तुष्टीकरण हो रहा है, जो गलत दुरुपयोग हो रहा है,
उसका क्या काम करना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमारी है कि 69,000 भर्ती में क्या कहाँ घोटाला है क्या नहीं है। अभी अगर बात करें तो खुले का नाम लेना चाहिए, खुले के नाम है कि अगर बात करें अखिलेश यादव है, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ठीक है, अनुप्रिया पटेल हैं। ये सब कैसे हैं? ये एक पक्ष में बोलने वाले लोग हैं कि एक पक्ष में बोल देते हैं कि अरे इनके साथ अन्याय हो गया, इनके साथ अन्याय हो गया। तो कम से कम एक बात ये सोचो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव बना, सरकार के ऊपर आप विपक्ष में हैं तो सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हो ना कि सरकार क्या काम करे, वो लिस्ट जारी, वो तथ्य बताए कि कहाँ क्या हुआ है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि घोटाला, अब तक जितनी भर्ती हुई सब में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। कोई भर्ती सही, जो और सरकारों में भी भर्ती हुई है उनमें पता है कि सामान्य वर्ग के लोग कितने लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं। ये अनरिजर्व की सीटें, जो यूआर की सीटें होती थी, वो किन लोगों को दे दी जाती थी, सभी लोगों को पता है कि तथ्य निकलवा लिए जाएं उन भर्तियों के भी, तो उनमें भी स्पष्ट दिख जाएगा कि यूआर की सीटों के साथ कौन ले जाता था, क्या होता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं क्या, जब कोई भर्ती होती है उस भर्ती को कोर्ट तक ले जाने के लिए, कोर्ट में फंसने के लिए, अगर एक बार कोई चीज कोर्ट में पहुंच जाती तो उसमें फिर बहुत समय लग जाता है। इसमें क्या हुआ, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, फर्स्ट बेंच का आया, सेकंड बेंच का आया। अब सेकंड बेंच का आदेश आया, उसे एक पक्ष के लोग, एक समुदाय के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग और कुछ नेता साफ साफ अगर देखा जाए तो इन नेताओं को ये बात सोचनी चाहिए, क्या इन्हें केवल एक समुदाय के ही वोट चाहिए, क्या इन्हें केवल एक समुदाय के ही वोट चाहिए, किसी और समुदाय से मतलब नहीं है, किसी और समुदाय से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए सामान्य वर्ग में कोई एक तो आता नहीं है, इस समय लगभग सब आते हैं। तो सामान्य वर्ग के अगर वोट इन्हें चाहिए तो एक पक्ष में इन्हें नहीं बोलना चाहिए, इन्हें उस चीज को निकाल कर लाना चाहिए जो दोनों पक्ष में बात रखी जा सके, दोनों पक्षों की बात सुनी जा सके। ये क्या काम करते हैं, आग लगाते हैं। और सीधी सीधी बात है, अगर किसी दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले अपना घर जला बैठोगे। कहावत सुनी होगी गांव में कि अगर हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदें तो उस समय सबसे पहले हम खुद ही, हमारे लिए स्वतः गड्ढा खुद जाता है, या हम दूसरे घर में आग लगाना चाहें तो हमारे घर में पहले आग लग जाएगी। तो ये नेता लोग जो ये काम कर रहे हैं, तो ये केवल इतनी बात याद रखें कि जो आग ये दूसरे के घर में, जो आग ये लगाना चाहते हैं, वो आग बहुत जल्द ही इनके ही घर में लगने वाली है। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष में होकर के भी ये पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात। अभी तक जो पक्ष में बैठी है सरकार, जो पक्ष में सरकार बैठी है, इस सरकार की अगर बात की जाए, इन्होंने अभी तक इनके किसी भी मंत्री ने किसी ने भी कोई बात ऐसी नहीं कही है जो लगभग पक्षपात की श्रेणी में आती हो। पक्षपात इन्होंने केवल सीधी सीधी बात जब भी कहते हैं सीधी कह देते हैं कि किसी का हित नहीं होगा। अब हित किसका नहीं होगा, किसका हित होगा, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन विपक्ष वाले सीधा सीधा धरना और दिलवाते हैं। धरना में एक नाम ले दें, एक सीधा सीधा नाम ले दें, एक कोई बाहुबली है, उस बाहुबली की अगर बात करें, वो हमें तो अगर अपने मन की बात करें कि अब तक हमने बहुत लोगों को देखा है जो ये काम करते हैं कि कुछ भर्ती होती हैं, उन भर्ती में क्या होता है, केस डलवा देते हैं, जो केस डलवा देते हैं कोई ना कोई पॉइंट पर। ये लोग ऐसे होते हैं, जैसा देखा होगा छोटी छोटी भर्तियों में या कुछ गांव आसपास क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का जो क्या करते हैं, बात करते हैं कि हम तुम्हारा काम ऐसा करवा देंगे। यानी उन्हें हम गांव की भाषा में कहते हैं दलाल कहते हैं कि दलाल जो होते हैं वो यही काम करते हैं। तो ऐसा ही कोई एक बाहुबली नाम का है, वो क्या काम करता है, वो हर नेता के साथ है। और किस नेता के साथ है,
किस किस नेता के साथ है? तो ये पहले तो अपने आप को जो कहता है कि मैं दलित हूँ, पिछड़ा हूँ, अगर पिछड़ा हूँ, ठीक है, दलित पिछड़ा, क्या दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार हो गया, ठीक है, उनका आरक्षण खा लिया। तो भाई अगर आरक्षण में कुछ भी गड़बड़ हुई है, सरकार ने माना कि चलो कि आरक्षण में गड़बड़, उन्होंने सीटें दी, वो कोर्ट में पहुंचा दिया तुमने। अब कोर्ट में पहुंचे, इन्होंने क्या काम करते हैं, जो ऐसे लोग जो होते हैं वो कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और चंदा लेते हैं, चंदा कि इतने इतने रुपए दो, कि एक एक हजार, दो दो हजार रुपए दो, और उस चंदे को इकट्ठा करते हैं, उस चंदे पर ये अपना मौज करते हैं, ऐसो आराम से रहते हैं। और अभी तो हमने सुना कि इसने एक गाड़ी और ली है सरकार की, देखा है मैंने, कुछ बातें चलती हैं। तो कहाँ से कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। अगर ये बंदा, अगर ये इस बंदे के पास अगर पैसे हैं, अगर ये अपने आर्थिक रूप से मजबूत है, फिर इस बंदे को आरक्षण की क्या जरूरत है? पहली बात ये कि इस बंदे को इसकी जगह इसके ही समाज के, इसके ही समुदाय के, इसके ही कुछ भाई कुछ बहनों को जॉब दी जाए ना, इसे तो यूआर में डाला जाए। जो बंदा अच्छी खासी पोजीशन पर है, जिस पर अपने परिवार से मजबूत है, पैसे वाला है, आर्थिक रूप से अच्छी शिक्षा लेकर आया है, फिर भी नंबर कम पाता है, तो इसमें कोई किसी की और किसी की गलती क्या होगी? ये अब नेता बनना चाहता है क्या? चलो अखिलेश के साथ फोटो खिंचाते हैं, चलो वो एक कोई रावण के साथ फोटो खिंचाते हैं, क्या केशव प्रसाद के साथ फोटो खिंचाते हैं। अरे भाई समुदाय के लोग हो, इज्जत करो, बढ़ाओ आगे। अपने बढ़ने के चक्कर में अपने ही समुदाय के लोगों का क्यों गला घोट रहे हो? उनके उनका गला घोटना नहीं चाहिए। उन लोगों का भला करने की सोचो, उन लोगों को आगे बढ़ाने की सोचो, अपने ही समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। दूसरी बात है, एक चीज और है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि क्रीमी लेयर, एससी वर्ग में या ओबीसी वर्ग में या एसटी वर्ग में, मतलब जो आरक्षित वर्ग हैं, या ईडब्ल्यूएस में, अगर कहिए ईडब्ल्यूएस ही चलता है अब, तो ईडब्ल्यूएस में इसे तो खत्म कर दिया जाए। ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। मैं तो खुली बात करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस को समाप्त कर दो, इसे खत्म करो बवाल को। ये दे रखा है झुनझुना, ये क्या है? झुन झुना, जो बच्चा को दे दिया जाता है, छोटे बच्चे को, कि झुनझुना पकड़ो और हिलाओ, बस झुनझुना है ये ईडब्ल्यूएस की, बेकार है, इसे तुरंत खत्म कर दिया जाए। जब चाहो तब खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एससी ओबीसी इसमें क्या किया कि क्रीमी लेयर लगा दो, क्रीमी लेयर ओबीसी में अभी लगी हुई है क्रीमी लेयर, बाकी में लगा दो। तो कुछ लोग हैं इन्हीं के समुदाय के, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने क्या काम किया? अफवाह फैला दी, अपने ही लोगों में अफवाह फैला दी कि हमारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, हमारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आरक्षण खत्म थोड़ी ना हो रहा है। ऐसा का मतलब ये होता है कि इन लोगों में, जिन परिवारों वो हमने बताया कि ए और बी है, ए जॉब में पा गया, बी को जॉब नहीं मिली, बी आज भी क्या है? मजदूर है, बी आज भी मजदूर है। तो ए का आरक्षण खत्म कर दो, बी को आरक्षण दे दो। तो इससे क्या होगा? जब ए यूआर में जाएगा, यूआर में जो सीटें बचेंगी वो किसके लिए बचेंगी? बी के बच्चों के लिए बचेंगी। तो इतनी केवल बात है, इतनी केवल बात है कि आरक्षण के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई बात होती है, तो कुछ समुदाय के लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे सब उनके ही साथ अन्याय हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके ही समुदाय के कुछ विशेष लोग, कुछ अच्छी जो स्थिति रखते हैं, वो लोग ही उनके ही पद का, उनके ही सीटों का हनन कर रहे हैं। अगर बात समझ में आए, कभी भी बहुत ठंडे दिमाग से सोच करके देखना कि दो भाई, वो हमने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि दो भाई हैं, एक भाई जॉब पा जाता है, एक भाई मजदूरी आज भी कर रहा है, तो उसके बच्चों को मिलना चाहिए, या जो 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 जॉब पा गया उसके बच्चों को मिलना चाहिए। इन बातों पर जरूर एक बार विचार करना। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, आरक्षण बिल्कुल भी खत्म नहीं हो। आरक्षण आरक्षण को लागू किया जाए, आरक्षण को लागू किया जाए। 50% है, 50% है, इसे परमानेंट चलने दिया जाए। लेकिन इसके
इसका जो नियम है, इसके जो नियम है, इसके जो नियम है, इन नियम में क्या लाया जाए, बदलाव लाया जाए, इन नियम में बदलाव लाया जाए। सीधा सीधा नियम बनाया जाए कि जिस परिवार को एक बार मिल गया उसके बच्चों को फिर यूआर में फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर यूआर में फॉर्म भरना पड़ेगा। यूआर कोई जात नहीं है, कोई जात नहीं है, यूआर कोई समुदाय नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, यूआर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, अगर यूआर की बात करें तो यूआर ना कोई व्यक्ति है ना कोई समुदाय है। ठीक है, अगर कोई समुदाय का अगर कोई विशेष है, उन्हें अगर एक बार मिल जाए तो उनके बच्चों को ना दे करके उसी समुदाय के उनके ही भाई बंधु को दे दिया जाए। मेरा इतना ही है आज की वीडियो में आरक्षण के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि एक बार जरूर सोचना कि किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, कौन किसका हक खा रहा है। इसमें पूरे में अगर एक बात निकल के आई होगी तो जनरल वालों की कोई इसमें बात ही निकल के नहीं आई होगी। जनरल वाले को तो किसी से कोई मतलब है ही नहीं। यानी कि जनरल वाला जब तुम्हारी आरक्षित श्रेणी की जो सीटें हैं इस सीट पर आ ही नहीं सकता है तो उसे मतलब क्या होगा। इस आरक्षित श्रेणी की सीट पर जब आ ही नहीं सकता है तो उसे तुम्हारी सीट से मतलब क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा। इससे केवल मतलब होगा अनारक्षित सीट से। और ये तो जनरल का जो भी बंदा जो बच्चा होता है वो शुरू से ही अनारक्षित श्रेणी में चलता है। चाहे फिर स्कूल की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे फीस की बात हो, चाहे एज की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, वो हमेशा किसमें रहता है, वो हमेशा अनारक्षित श्रेणी में ही रहता है। दूसरी बात, एक नियम ये बना दिया जाए कि अगर कोई बंदा एक बार लाभ ले लेता है, कहीं पर भी लाभ ले लेता है, फिर वो चाहे आयु में ले ले, चाहे फीस में ले ले, चाहे पहली परीक्षा में ले ले, फिर वो परीक्षा चाहे पात्रता हो, चाहे अपात्रता हो, चाहे कुपात्र हो, चाहे सुपात्र हो, चाहे कुपात्र हो, चाहे कोई पात्र हो। ठीक है, अगर उसमें मिल जाए तो वो दोबारा फिर नहीं मिलनी, उसे नहीं उस यूआर में डालना चाहिए, उसे दोबारा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि बल्कि उसी आरक्षण को उसी समुदाय के अन्य लोगों को दे देना चाहिए। ठीक है, और आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई पॉइंट रहता है, कोई चीज इसमें बदलाव होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे हमने जितने भी आरक्षित लगभग अभी चल रहे हैं, अगर कोई महिला विकलांग इन्हें नहीं लेते हैं, जो मैन है उनकी बात करते हैं। तो ठीक है, अगर इनमें से कोई मिस्टेक हुई हो या कोई भी गलती हुई हो तो उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे जहां तक है वहां तक सीधी सीधी बात है कि अपने ही समुदाय के लोगों से सावधान रहिए। वही अच्छे पैसे वाले लोग उसी समुदाय की सीटों को घेरते हैं, उसी समुदाय की सीटों पर जॉब करते हैं जो उनके ही वर्ग के भाई बंधु को मिल सकती थी। ठीक है, बाद बाकी जनरल वालों का इसमें शायद कहीं पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और अब तक हमने जितनी भी बात बताई इसमें कहीं पर भी जनरल वाला शायद है उसमें शामिल भी नहीं होता है। जो 50% सीटें हैं इसमें शामिल भी नहीं होता। शामिल बेचारा होता कहाँ पर, जो 50% अनारक्षित है, और वो भी ट्रेन के डिब्बा को समझ लो। हमने बताया कि अनारक्षित जो श्रेणी का जो रेल का डिब्बा होता है, अनारक्षित डिब्बा, उसमें देखो हर कोई घुस सकता है, जो चाहे सो घुस जाए। ठीक है, बस टिकट लो और उसमें आराम से घुसो और बैठो, सीट मिल जाए ठीक है, ना मिल जाए लटक के जाओ, जैसे जाओ तैसे जाओ। वही हाल होता है जे अनारक्षित श्रेणी की जो सीटें अलग दे दी जाती है इनका। ठीक है, तो आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे, नमस्कार।